नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान सीटी 12th लेवल एग्जाम की उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे। 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका वो है कि नीचे दिए गए कथनों को कार्बन चक्र के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें आरंभिक स्रोत गैसीय हो। जब आपका आरंभिक स्रोत गैसीय हो तब आपका जो कार्बन चक्र है उसको जो है अपने को 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए उनके हिसाब से जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, क्योंकि सबसे पहले वातावरण से ही अपन लेते हैं कोई चीज। तो सबसे पहले वायु में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, यानी कि 3 नंबर आएगा। ठीक है, फिर जो वायु से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कौन जो है अवशोषित करेगा? पौधे करेंगे, तो वो पौधे में जैव कार्बन के रूप में अवशोषित होगी, तो फिर आएगा आपका 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पौधे होंगे उनको कौन खाएगा? जंतु खाएगा, तो ये फिर आ जाएगी जंतु में, यानी कि जंतुओं में जैव कार्बन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये कार्बन चक्र है जब स्रोत क्या हो? गैसीय हो। ठीक है, जंतुओं में जैव कार्बन के बाद में जंतु जो भी चीज खाएंगे वो क्या होगी? वो जैव पदार्थों का जीवाणुओं द्वारा विघटन होगा। उनके पेट में जाने के बाद में जीवाणुओं द्वारा उसका क्या होगा? विघटन होगा। तो ये हो गया 5 नंबर। और उसके बाद जो है जो अपशिष्ट होता है वो जो है जंतु निकाल देते हैं और ये फिर मृदा में अजैव कार्बन बना देते हैं। देखो, एकदम कॉमन सेंस से भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद आ जाएगा 2 नंबर। तो ये कार्बन चक्र है जब आरंभिक स्रोत जो है आपका गैसीय हो। 3 1 4 5 2 3 1 4 5 2 ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मैं बता दूं कि अपनी जो है ये माइनर टेस्ट 3 की क्लासें कंटिन्यू रहेगी। माइनर 2 की अपनी मैथ की और रीजनिंग की क्लास बची हुई है, उसको भी मैं जो है ये एग्जाम इस पेपर के बाद में क्लियर करवा दूंगा। और डेली जो 4:30 बजे अपनी लाइव क्लास होती थी वो अब से 5 बजे होगी डेली। ठीक है, डेली 5 बजे वो लाइव क्लास होगी, उसमें भी आप जुड़ सकते हो। वहां पर भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और अपने जो है अच्छे खासे टॉपिक कवर हो रहे हैं। और वहां जो मैं टॉपिक आपको करवा दूंगा ना, मैं गारंटी ले रहा हूं उससे बाहर आपके क्वेश्चन आएगा नहीं। जो टॉपिक मैं वहां पर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पारिस्थितिकी स्तर के निचले से उच्च स्तर का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? पारिस्थितिकी स्तर के निचले से उच्च स्तर का निम्न में से कौन सा एक अनुक्रम सही है? देखो, जो आपका पारिस्थितिक स्तर होता है ना उसमें सबसे पहला आता है व्यष्टि। क्या आता है? व्यष्टि आता है। व्यष्टि क्या होता है आपका? व्यष्टि होता है जो आप है ये कह सकते हो, व्यष्टि होती है पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? व्यष्टि कहते हैं। छोटी इकाई मतलब पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है व्यष्टि। इसमें एक जीव होता है, एकल जीव होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव होता है। व्यष्टि से फिर बनती है समष्टि। क्या बनती है? ये समष्टि। समष्टि में क्या होते हैं? समष्टि में एक जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, यानी कि प्रकार एक प्रजाति होती है। क्या होती है? प्रजाति होती है। ठीक है, फिर इन बहुत सारी प्रजातियों से मिलकर बनता है समुदाय। इन बहुत सारी, मान लो कि बहुत सारी प्रजातियां, उनसे मिलकर क्या बन गया? समुदाय। और इन बहुत सारे समुदायों से, यानी कि अलग अलग प्रजातियों के समुदाय से मिलकर बनता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र। और फिर इस पारिस्थितिकी तंत्र से बनता है जीवोम, यानी कि पूरे पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र या वातावरण। तो यह आपका ऑप्शन 4 उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, इससे पहले अगर एक और होता तो वो हो जाता व्यष्टि। व्यष्टि, समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और जीवोम, ये आपका एक क्रम है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? सबसे पहले अपन बात करें मीथेन की, तो मीथेन बिल्कुल योगदान करती है। और मीथेन खास करके जो सड़ा गला कचरा है, सड़ा गला कचरा है, ठीक है, इसके अलावा जो पशुओं है, पशु अपन जैसे जुगाली करते रहते हैं ना, पशुओं द्वारा उत्सर्जित होती है। ठीक है, सड़े गले कचरे से पशुओं द्वारा। ठीक, फिर बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें किसी भी प्रकार का योगदान नहीं करती है। कार्बन डाइऑक्साइड करती है, तो बिल्कुल करती है। ठीक है, और ओजोन, O3 और CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी करती है। इनके अलावा एक होती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या हम कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी? एक मिनट, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस
ऑक्साइड, यह आपकी क्या N2O होती है, तो यह भी क्या होती है, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं देती है। ध्यान में रख लेना, यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O ये तो देती है, लेकिन NO2 ये जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये नहीं देती है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है, जबकि NO2 नहीं देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रद खाद्य श्रृंखला है। अब मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, इधर समझा देता हूं। खाद्य श्रृंखला जो है ना आपकी, खाद्य श्रृंखला ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कौन सी, अप्रद, और एक होती है आपकी चरणा। ये दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है। अप्रद में क्या होता है, अप्रद में जो आपका सबसे पहला जो होता है ना क्रम, उसमें मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ से शुरू होते ही है, पदार्थ से शुरू, मतलब सबसे पहला जो आपका क्रम होगा उसमें एक मृत कार्बनिक पदार्थ होगा। जबकि चरणा जो होती है ना, चरणा में क्या होता है, जीवित पौधा या कोई जीव होता है, पहला चरण में जीव से शुरू होती है। अब आप खुद पता लगा सकते हो कि कौन सी अप्रद होती है, कौन सी चरणा होती है। तो अप्रद मतलब कि पहला जो होता है ना पदार्थ वो मृत होगा। तो देखो घास आपकी मृत कार्बनिक नहीं है पदार्थ, ये एक जीवित पौधा है, तो ये तो आपकी चरणा हो गई। ठीक है, साग ये भी क्या होगी, चरणा हो गई। साग सब्जी जैसे टाइप से होती है। पादप पल्वक ये जीव है एक जीवित, तो ये भी आपकी चरणा हो गई। लेकिन सड़ी गली पत्तियां, मतलब सड़ी गली पत्तियां जीवित नहीं है, तो ये आपकी अप्रद हो गई, क्योंकि एक मृत कार्बनिक पदार्थ से शुरू हो रही है। तो उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको जो है बेस्ट चीजें आप मिलती रहेगी, उसके लिए आप जो एक बार सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। क्वेश्चन नंबर 20, सुपोषण न्यूट्रिफिकेशन जो होता है उसका संदर्भित है, मतलब सुपोषण किसे कहते हैं वो अपने को बताना है। तो इसको डायरेक्ट याद रखना आपको, एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से संबंधित है सुपोषण। एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन से, मतलब एक जलीय परितंत्र कोई तालाब है, उसमें जो है, एक उदाहरण ही बता देता हूं, तालाब में शैवालों का उत्पादन, शैवाल या कवक का उत्पादन, शैवाल या कवक का उत्पादन क्या कहलाता है आपका, न्यूट्रिफिकेशन या सुपोषण कहलाता है। तो एक जलीय परितंत्र में उच्च उत्पादन होता है ना, बहुत अधिक मात्रा में, उसको सुपोषण या न्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां जो क्वेश्चन आपका हुआ है, कथन अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर विशेष रूप से चिन्हित पतली ओजोन परत का बड़ा क्षेत्र है, जिसे ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। आपको पता ही है ओजोन छिद्र जो आपका जो है अंटार्कटिक क्षेत्र के ऊपर है, तो ये बात बिल्कुल सही है। CFC ओजोन विघटन का मुख्य कारण है, ये बात भी सही है। CFC आपको पता ही है AC रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होते हैं अपने, उनमें उपयोग होती है। ठीक है, और ये आपकी CFC जो है ये आपकी ओजोन के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कारक है। तो यहां पर जो है आपका कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के संदर्भ में असंगत है। मतलब नीचे ग्रीन हाउस गैसेस दी हुई है, उनका सापेक्षिक योगदान की आपका जो विश्वव्यापी उष्णता है, मतलब जो आपकी टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरी दुनिया का, उसमें योगदान पूछा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान है, बिल्कुल सही बात है। मेथेन ये होती है, इसका जो है आपका 20% है लगभग योगदान, तो ये आपका क्या हो गया, असंगत हो गया। बाकी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% है। ठीक है, N2O जो है आपका उसका है 6%। ठीक है, N2O जो है ये कृषि उर्वरकों से प्राप्त होती है, कृषि उर्वरकों से। ठीक है, मीथेन अपन बात कर चुके, धान के खेत है, पशुओं और जो है उसकी जुगाली से जो है सड़े गए कचरे से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23, वंशागति नियम में यह निम्न है, वंशागति निम्न में से किस में लक्षणों के संचरित की प्रक्रिया है। वंशागति जो आपके वो किस लक्षणों के संचरण की प्रक्रिया है, वो किस में है, मतलब किन से किन में जो आपके लक्षणों का संचरण होता है उसको वंशागति कहते हैं आपका। तो यहाँ उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पैतृक से संतति, ना तो कोशिका से कोशिका, ना युग्मनज से कोशिका, ना पत्ती से पत्नी। पैतृक से संतति यानी कि पिता से अपने पुत्रों में या पुत्रियों में जो संचरण होता है उसको वंशागति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक युग्मक एक लक्षण के लिए शुद्ध होता है। प्रत्येक युग्मक एक लक्षण के लिए शुद्ध होता है, मतलब एक दूसरे से अलग होता है। यह नियम किसकी व्याख्या करता है, तो यह नियम आपकी व्याख्या करता है पृथक्करण की। क्यों, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक युग्मक एक लक्षण के लिए शुद्ध होता है, मतलब यूनिक होता है एक प्रकार से।
दूसरे से प्रभावित नहीं होता, ये होता है आपका पृथक्करण का नियम। ठीक है, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25वां जो क्वेश्चन आपका कि मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए लक्षणों का निम्न में से कौन सा युग्म स्वतंत्र अपव्ययन को नहीं दर्शाएगा। स्वतंत्र अपव्ययन का मतलब हो गया आपका कि जो आपका एक चीज का विलोपित हो जाना, दूसरे का जो है उजागर हो जाना, और दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होना। तो इसका जो एक आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, मेंडल का जो आपका प्रयोग है मटर वाला, उसके हिसाब से पादप की लंबाई और फली की जो आकृति है ना, ये स्वतंत्र अपव्ययन को नहीं दर्शाएगा, बाकी सब कुछ स्वतंत्र अपव्ययन को दर्शाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे एलील जो दूसरी एलील की उपस्थिति में अपना प्रभाव छोड़ने में असमर्थ रहते हैं कहलाते हैं। मतलब प्रभाव छोड़ने में क्या हो रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, तो अप्रभावी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अप्रभावी। मतलब ऐसे एलील जो दूसरी एलील की उपस्थिति में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाते, वो क्या कहलाते हैं, अप्रभावी एलील कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहा जाता है, तो जीन पररूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीन पररूप। क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन हुआ कि मनुष्य में अलिंग और लिंग गुणसूत्रों की संख्या का योग कितना होता है। तो अलिंग जो गुणसूत्र आपका मनुष्य में वो होते हैं कितने, 44, या हम कह सकते हैं 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े। और लिंग गुणसूत्र जो होते हैं आपके वो होते हैं 2, या हम कह सकते हैं 22 जोड़े हो गए, एक जोड़ा। कितने होते हैं, एक जोड़ा। तो टोटल 23 जोड़े हो गए। ठीक है, और 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, लिंग वाले 2 होते हैं जिसमें अगर एक्स एक्स होता है, एक तो जो महिला में होते हैं दोनों, ठीक है, और एक होता है आपका एक्स वाई जो होता है पुरुष में। तो टोटल कितने हो गए, 46 हो गए। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर जोड़े पूछते हैं तो टोटल कितने जोड़े हो जाते, 23 जोड़े। क्वेश्चन नंबर 29, एक आपका सी डीएनए से mRNA बनता है और फिर बनता है प्रोटीन। तो ये बीच में ए और बी क्या है, ये इनको डायरेक्ट ही याद रखना होगा। ये आपके केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ए तो है केंद्रक और बी है कोशिका द्रव्य। और क्वेश्चन नंबर 30, मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों का सही कूट। पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया बिल्कुल। संलग्नता का नियम जो आपका संलग्न होना किसी से, वो जो है इनका नहीं है। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम बिल्कुल मेंडल का है। प्रभाविता का नियम भी मेंडल का है। तो 1, 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है माइनर 3 के, वो अपने अगली क्लास में देखेंगे। इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना है, जो आपको डायरेक्ट ज्यादातर चीजें याद रखनी है। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद। और डेली जो 5 बजे वाली लाइव क्लास है वो देखना ना भूलें। धन्यवाद।